आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती हैं। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वो दूसरी शादियों से जरा अलग थी। ये शादी कम और एक सौदा ज्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। सदा सा जोड़ी पहने एक आम सी दुल्हन आने वाले वक्त के डर से मेरा दिल तेज तेज से धड़क रहा था और हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी कई बातें दिमाग में घूम रही थी। और इससे शादी मत करो, वो पागल है, अरे वो तो साइको है, अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करके बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई और आकर मेरे पास बैठ गया और उसने मुझसे कहा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतना अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही उठा दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर तक टक्के लगाए मुझे देखता रहा। और ना जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से उठकर कमरे से टेरेस पर चला गया। मेरा नाम पल्लवी है और मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पे मेरी जैसी लड़कियां बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पे अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियां पढ़ने आती थी, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्टर के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। इन्हीं दिनों जयपुर से एक लड़का राकेश माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया था। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी थी। वो बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली नजर में उसे देखा कहा तो अपने दिल खो बैठी थी। लेकिन वो तो ऐसा चांद था जिसे छूने की तमन्ना तो कर सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग्स को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो राकेश मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी थी। कभी कभार राकेश मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता था। असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे कहने लगी कि राकेश तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात पर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राकेश के स्टेटस से मैच नहीं खा रहा था और वो वाकई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता था। वो मुल्क के हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था और मैं एक निचले तबके से ताल्लुक रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही नहीं हुई। ना मैंने कभी राकेश से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी राकेश ने मुझे कोई फालतू बात कही थी। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राकेश नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने बहुत इंतजार किया कि मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी और आज आखिरी दिन भी वो ना आ सका। मैं बड़े बूझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई थी। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गए थे, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला पिताजी के बाल बंद है और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते थे। वक्त तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवाते। पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी जब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती
और काम पर जाने नहीं देती थी। एक दिन मुझसे चोरी से वो काम पे चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वो खत्म होने लगा था। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके खत्म होने लगी थी। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पे छोटा घर ले लिया था। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती थी। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था वो काम करेगा, तो मुझे ही बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो पिताजी की सब्जी की ठेला लेकर मैं निकल गई थी। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताजा सब्जी ले आती और घर से बाहर रखकर बेच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे डेली के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने पिताजी से इजाजत ले ली। इजाजत देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटे की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। पिताजी के परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसने नौकरियां के एड्रेस देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया। लेकिन पूरा 1 महीने में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहां पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुश थी, खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस पल्लवी, आपको जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझे ये सवाल किया तो मैं थोड़ा घबरा गई। हाँ बोले या ना? लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वो कुछ देर मुझे गहरी नजरों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन पड़ी नजरों से उनको तरफ देखने लगी और पूछा, कैसे सर? तो वो बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए बोले कि मिस पल्लवी, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैं एकदम से गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों में निकलने से डरती हैं। मैं जानती तो तुम पे और तुम्हारे काम पे। मैं गुस्से से ये कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो कमीना बॉस मुझे आवाजें ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह से मकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ पल्लवी, तुम इतनी परेशान? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारा बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने गले लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटा अब तुम घर से बाहर निकली हो, तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़िए से लड़ना होगा। ऐसे बहुत ही दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत से मुझे एमके इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज्यादा थी, पर पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफी आसानी हो गई थी। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी हेड ही देखे थे। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता तो कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैं कभी आज तक उसे देखा नहीं था। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक एजेंट मीटिंग बुलाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगा, उसके साथ पूरे 24 घंटा गुजारेगा, तो मैं उसे बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। न जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर ये बात सुनने को मिलती रही, कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी।
लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मन इस आगे में कूदने का फैसला ले लिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शौक में चली गई। वो मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग न था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात मुझे उन पैसों का लालच था जिनसे मैं पिताजी का इलाज कराना चाहती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी नहीं नजर आ रहा था। माँ पिताजी भी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन आ पहुंचा। सदा सा फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन उसके नाम की तो बहुत से लोग होते थे जिनसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन आ पहुंचा। सदा सा फंक्शन में हमारी शादी हो। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन उसके नाम की तो बहुत से लड़के होते हैं। अब ये राकेश, वो राकेश तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि ये तो न जाने कौन पागल और साइको है। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैंने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की सीमा न रही। कहानी सुनाते हुए मैंने राकेश की तरफ देखा तो बड़ी गहरी और प्यारी नजरों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो? क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है? मेरी बात सुनकर राकेश ने एक गहरी सांस ली और वो कहने लगा, मैं जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही मेरी पहली नज़र तुम पे पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियां जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैंने कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया था और मैंने वही कड़े फैसले कर लिया था कि सिर्फ तुम ही अपनी पत्नी बनाना है। और ये सोच आते ही एक सुकून सारा दिल में उतर आ गया। मुझे तुम्हें देखना, तुम्हें बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया हो इसलिए था कि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलने भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही जैसी किसी बिजनेस क्लास फैमिली में मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वो अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सके। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती थी, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता था। और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के कला डिपार्टमेंट में तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत उम्मीद हो गया था, अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद मैं जैसे खुद ही से ही उचाट हो गया था। इन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरी अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी कॉन्सर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उससे साफ साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे बार बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी।
उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक ठाक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वो हमारी शादी पक्की कर दे। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पे ही पड़ा रहता था। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते पड़ते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वो मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो वो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते। खैर, मेरा ये रिश्ता भी खत्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दे। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा ने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और दुनिया से उचार देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो मेरे दोस्त को कॉल करके बहाने से घर बुलवा लेते ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मैं वक्त तौर पर बहल जाता और फिर बाद में उसी हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने तो बताया वो गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए क्या पूछताछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता न चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी न थी और ना ही तुम्हारी भी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ पापा ने मुझसे तुम्हारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा कि वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और फिर अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ पूछा तो नहीं, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। रविवार के तय वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका, जरूरी था, मगर पल्लवी नाम की लड़कियां ना जाने कितने इस दुनिया में होंगी, मैं ये सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था और देख लो आज हम एक हो गए। राकेश ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया और मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और राकेश बहुत खुश अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई, शायद वो भी राकेश की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान में थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगता है। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राकेश मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राकेश को देख रहे थे। सिर्फ मैं और राकेश की सच्चाई जानते उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और राकेश ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वो ही लड़की हूँ जिससे राकेश शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। अचानक राकेश पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पल्लवी को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। राकेश यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गया। पापा की आंखें भीग गई। वो कितनी देर राकेश को अपने सीने से लगाए रखे थे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे राकेश की माँ का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, राकेश आपकी मम्मा कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और नहीं कभी उनको कोई तस्वीर देखी, यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा के अलग अलग शहरों की सैर की तस्वीर घर में जगह जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर राकेश फीकी सी हंसी हंस दिया और कहने लगा, चलो मैं आज तुम्हें ये सच भी बता देता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने का और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक सौदा था।
जिसे इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे का अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादा बिजी रहती थी और क्लब जाती थी, पार्टीज करती रहती थी, और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को दो दो चार चांद लगाने में रहते थे। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान न चाहती हुई भी मैं भी पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, वो अभी अपने पैरों में किसी तरह से बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही झगड़ा दोबारा होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को ऐतराज होता कि जब मैं घर पर आता हूँ तो तुम घर पर मौजूद नहीं होती। यूं इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों ने मम्मी का अफेयर सुनने आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता, वो नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार वो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन एक तो वो नशे में होते और दूसरी मम्मी उन्हें ऐसा करने पर रोक देती थी। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वो भागकर मम्मी के पास चले आए और मम्मी की मिन्नतें करने लगी, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी, और अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार हो गया था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया था। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गया। साथ ही साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करने पड़े, तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको ये बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी। यह क्या था, पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर से मम्मी की एक एक चीज फेंक दी थी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों को बहुत असर पड़ा था। मम्मी की बेवफाई और रोज रोज के झगड़े मुझे औरत जात से भरोसा खत्म करते गए। मैं इस तरह की जिंदगी अपने लिए नहीं चाहता था, और ना ही अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने पति का और ना बच्चे का, जिसे ये पता हो कि शाम को तैयार होके उसको क्लब बजाना है, लेकिन ये पता ना हो कि शाम को उसका बेटा और पति क्या खाएगा, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिल जाए जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे और मेरे घर को घर बना कर रखे, और जब मैं अपने घर वापस आऊं तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करनी मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वो औरत हो जो मेरी ज़िंदगी में ये सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में से बहुत ही लड़कियां देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वो सब भी मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह उनके ख्यालात थे, उनकी ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी थी। मैं धीरे धीरे इन सब से उचाट हो गया था और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। राकेश ने ये कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसके सीने से सर लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि राकेश बहुत अच्छा लड़का है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।